हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, जो सेक्शन नंबर 194IA के अंदर किस तरीके से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, साथ ही में फॉर्म 26QB किस तरीके से आपको फाइल करना है, टैक्स की पेमेंट कैसे करनी होती है और उस फॉर्म को कैसे फाइल करना है, अगर आपने कोई गलती कर दी फॉर्म फाइलिंग में उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो सारी निटिग्रिटीज समझेंगे प्रोविजन की 194IA की, और साथ ही में जो फॉर्म 26QB होता है बिल्कुल ही डिटेल में समझेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधे स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, कल हमारा रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है, और 26 जनवरी पर चल रहा है फिनटेक्स प्रो के कोर्सेज पे एक ऑफर। अगर आप हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस में एनरोल करते हैं तो आपको एक्सेल वाला कोर्स साथ में मिलने वाला है बिल्कुल ही फ्री में। सो अगर आप जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं चीज़ों को प्रैक्टिकली, कैसे पोर्टल पे वर्किंग होती है, कंपटीशन कैसे होती है, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं ये कोर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और अगर आप 26 जैन यानी कल तक करते हैं इस कोर्स में एनरोल, तो एक्सेल वाला कोर्स भी आपको साथ में फ्री में मिलेगा। चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोविजंस बताता हूं आपको। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेक्शन 194IA के अंदर जो है टीडीएस काटना होता है। किसको काटना होता है? बहुत सिंपल प्रोविजन है। प्रोविजंस बहुत सिंपल है सर। जो बायर है, बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा। एक लिमिट बताई हुई है 50 लाख से ज्यादा की अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर कंसिडरेशन है तो उस सिचुएशन में हमको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आती है सेक्शन 194IA के अंदर। ये तो मैंने ऊपर से बताया। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं तब लगता है सेक्शन नंबर 194IA। चलिए इस प्रोविजन को, इस सेक्शन को एक बार डिटेल में समझते हैं। इसकी निटिग्रिटीज को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद में आपको मैं लेकर के चलूंगा पोर्टल के ऊपर। समझेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म नंबर 26QB फाइल करना होता है, कैसे पेमेंट करनी होती है टीडीएस की। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर ना डिफरेंट अप्रोच रखी जाती है। यहां पर आपको एक चीज तो मैं पहले ही बता देता हूं, आपको 10 नंबर की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप एक बायर हैं तो आप इजीली फाइल कर सकते हैं। अपने पेन के साथ भी आपको 10 की जरूरत नहीं है 10 लेने की, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल है तो आपको जरूर पता होगा टीडीएस काटने के लिए, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए यू मस्ट हैव 10 नंबर आपके पास होना चाहिए। बट ये एक प्रोविजन होता है हमारा इनकम टैक्स के अंदर 194IA, जहां पर विदाउट 10 भी आप जो है टीडीएस काट सकते हैं। फॉर्म 16B यहां पर वो जनरेट करना होता है, वो जनरेट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। पहले एक बार बेसिक समझ लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन बोलता क्या है? सेक्शन नंबर 194IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड अगर आपकी है, मैं अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड बाय करता हूं, मेरे गांव में एग्रीकल्चर लैंड थी और मैंने वो जाकर के बाय कर ली, उसकी वैल्यू थी 2 करोड़ रुपीस। बताओ मुझको 194IA में टीडीएस काटना है या नहीं काटना है? तो सर हेडिंग पढ़ते ही जो सेक्शन का टाइटल है उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मुझे टीडीएस काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। एक पॉइंट तो हमारा यहां से क्लियर हो जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 1 देखिए 194IA का, एनी पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अदर देन द पर्सन रेफर टू इन सेक्शन नंबर 194LA। नाउ सेक्शन नंबर 194LA किस चीज का होता है मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 194LA को यहां से इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, अदर देन द पर्सन रेफर इन 194LA। 194LA कंपनसेशन जब गवर्नमेंट पे करती है, देखिए लैंड एक्वायर गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? लैंड एक्वायर करती है जब, तो उसका कंपनसेशन पे करती है। वो कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में जो टीडीएस काटा जाता है वो काटा जाता है सेक्शन नंबर 194LA के अंदर। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो 194LA में प्रॉपर्टी एक्वायर की है गवर्नमेंट ने, वो जो गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा 194IA वाला। ठीक है, तो किसके ऊपर लगेगा सर? नॉर्मली जो आप ट्रांजैक्शन करोगे, मैं मान लीजिए किसी से खरीदता हूं प्रॉपर्टी जाकर के, तो मेरे को जब मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे टीडीएस वहां पे काटना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टू अ रेजिडेंट ट्रांसफरर जो है, ट्रांसफरर का मतलब कौन? सेलर, जो पर्सन सेल कर रहा है, जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है वो यहां पर ट्रांसफरर है। एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड।
दूसरी एग्जम्पशन आ गई सर यहां पर। एक एग्जम्पशन तो हमने ये पढ़ ली कि सेक्शन नंबर 194 LA में अगर गवर्नमेंट ने टीडीएस काट लिया तो गवर्नमेंट को 194 IA में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दूसरी एग्जम्पशन हमारी है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। Shall at the time of credit of such sum to the account of the transferor or at the time of payment of such sum in cash or by issue of a check or draft or by any other mode whichever is earlier। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है टीडीएस डिडक्ट करने की ऑब्लिगेशन कब अराइज होगी। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन यहां पर क्या बताया जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पेमेंट की डेट या फिर जब आपने अपनी बुक्स में क्रेडिट किया उस पर्सन को, दोनों में से जो भी अर्लियर होती हैं वो यहां पर आपको लेकर के चलना है। उसके बाद में हमको रेट बताया जाएगा। टीडीएस का रेट क्या है सेक्शन 194 IA के अंदर, डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ सच सम और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर एज इनकम टैक्स देयर ऑन। नाउ 1% जो है वो रेट है, ये तो समझ में आ गया सर। टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा वो 1% के ऊपर डिडक्ट किया जाएगा, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, समझ में आता है। बट किस वैल्यू पे किया जाएगा, ऑफ सच सम और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। यानी सच सम का मतलब क्या हुआ, सच सम का मतलब हुआ कंसिडरेशन जितने की आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, बाय करी है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, या फिर वो वैल्यू जिस पर आपने स्टैंप ड्यूटी पे की है। दोनों में से जो भी हायर होगा वो वैल्यू हमको यहां पर लेकर के चलनी है। प्रैक्टिकली मैं बताता हूं किस तरीके से काम होता है, क्योंकि मैंने काफी बार ये फॉर्म्स फाइल किए हैं और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहा हूं, तो मुझको आइडिया है किस तरीके से ये काम होता है। प्रैक्टिकली जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है वही आपकी कंसिडरेशन होती है जो आपके एग्रीमेंट में मेंशन होती है। तो प्रैक्टिकली दोनों में वेरिएशन या डिफरेंस नहीं आता है। और अगर आपने वेरिएशन या डिफरेंस है, आपने एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन की वैल्यू है वो कुछ और है, स्टैंप ड्यूटी किसी और वैल्यू पे पे कर रहे हो, तो सर आपको हर जगह दिक्कत आने वाली है। इनकम टैक्स तो छोड़ दो, इनकम टैक्स के अलावा भी बहुत सारी जगह पे आपको दिक्कत आती है। इसीलिए जो प्रैक्टिस चलती है वो यही चलती है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है जनरली वही रखी जाती है आपकी कंसिडरेशन की वैल्यू। इसीलिए यहां पर बोला हुआ है वैसे हायर लेने के लिए, बट मैंने आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो भी समझा दिया किस तरीके से प्रैक्टिकली काम होता है। जो आपकी सेल्स डीड बनेगी, एग्रीमेंट जो रजिस्ट्री होगी, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही होती है जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकल करके आती है। ठीक है सर, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और 1% आपको डिडक्ट करना है। सिंपल मैं अगर एग्जांपल दूं, 2 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है आपकी, 2 करोड़ की, 1 2 3 4 5 6 7 2 करोड़ की 2 CR की अगर प्रॉपर्टी है तो उसका 1% टीडीएस यहां पर हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। 2 लाख रुपीस का टीडीएस यहां पर डिडक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से जो भी अमाउंट है उसका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। सिंपल केस है। सबसेक्शन 2 देखिए, नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी आर बोथ लेस देन 50 लाख रुपीज। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एंड लिखा हुआ है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही आपकी 50 लाख के बिलो होनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू, मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50, वैसे प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है बट थ्योरेटिकली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 55 लाख की है और आपने 45 लाख की जो है सेल्स कंसिडरेशन 45 लाख है, तो उस सिचुएशन में बताइए क्या ये प्रोविजन लगेगा, यस और नो? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू 50 लाख से कम की होनी चाहिए। आपकी सेल्स कंसिडरेशन भी 50 लाख के बिलो होना चाहिए एंड आपका जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है दैट शुड ऑल्सो बी लेस देन 50,000। अगर दोनों वैल्यू लेस देन 50,000 है देन परफेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन नंबर 194 IA। परफेक्ट। मूविंग फर्दर, this provision of sections 203A shall not apply to person required to deduct TDS in accordance with the provision of this section। सेक्शन नंबर 203A बताता है कि किसको 10 नंबर की जरूरत होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि जब भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है तो आपको 10 नंबर की जरूरत होती है, लेकिन कुछ प्रोविजंस इनकम टैक्स के अंदर ऐसे प्रोवाइड किए हुए हैं जहां पे विदाउट 10 नंबर भी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। एंड 194 IA इज वन ऑफ दो सेक्शन जहां पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो प्रोविजन एक्सेप्शन हमको ये सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 194 IA प्रोवाइड कर देता है। परफेक्ट सर। उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफली बता देता हूं एक्सप्लेनेशन। पहली एक्सप्लेनेशन है,
एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है? जो कि सिचुएटेड है इन एनी एरिया रेफर टू इन सेक्शन आइटम ए बी ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज नंबर 14 ऑफ सेक्शन नंबर 2। ये सेक्शन आप रेफर कर लीजिएगा, इसके अंदर देख लीजिएगा एग्रीकल्चर लैंड वो है या नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड इस बेसिस पे डिसाइड नहीं होगी कि सर मेरा गांव था, गांव की जमीन मैंने बेची है। आपको ये प्रोविजन रेफर करना पड़ेगा जो कि हमको बताया हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड इस सेक्शन के अंदर डिफाइन की हुई है, तो इसका आइटम नंबर ए और आइटम नंबर बी एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद डिटरमिन कीजिएगा कि वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है या फिर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। ए है हमारा, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फी, मेंटेनेंस फी, एडवांस फी और एनी अदर चार्ज सिमिलर नेचर विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो हुआ क्या ना, यहां पे मैं बताता हूं, लोगों ने लूप होल निकालने स्टार्ट किए। देखो इंडिया में क्या दिक्कत क्या है ना, कोई भी लॉ बाद में आता है, उसके रिलेटेड लूप होल्स पहले निकाल लिए जाते हैं। तो इस प्रोविजन के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहां पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि भाई टीडीएस कटेगा। अब देखो 2 करोड़ की वो है, उसमें 2 लाख का टीडीएस अगर डिडक्ट हो जाएगा तो मतलब बहुत एक ज़्यादा अमाउंट होता है, कैश क्रंच हो जाता है। वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस होती हैं और फिर 1% अलग से ये जो है बर्डन की तरह फील। वैसे टीडीएस कोई बर्डन नहीं होता, वो तो क्रेडिट मिल जाएगा बाद में जाकर के, जिसका भी टीडीएस डिडक्ट है उसको क्रेडिट मिल जाएगा, नो इश्यूज। बट टाइम गैप तो बहुत है ना भाई, आईटीआर तो नेक्स्ट ईयर फाइल होगी तब जाके उसका क्रेडिट हमको मिलेगा। तो लोगों ने लूप होल निकालना स्टार्ट किया। एक काम करते हैं 45 लाख। अब सेलर ने बोला कि भाई टीडीएस डिडक्ट ना हो, क्या किया जाए? मैं एक काम करता हूं, जो बिल्डर्स होते हैं उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो हम एक काम करते हैं 45 लाख की बिल्डिंग रख लेते हैं और बाकी 20 लाख का, 15 लाख का मान लो, टोटल 60 लाख थी हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब हमने बोला 60 लाख की अगर सेल करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट होगा 194 IA का। टीडीएस से बचने के लिए काम करते हैं 45 लाख हम बिल्डिंग की, प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख, बाकी 15 लाख हम आपसे ले रहे हैं सर्विसेज के। कौन कौन सी सर्विसेज? सर क्लब मेंबरशिप फीस आपसे ली जा रही है, लिफ्ट की फीस आपसे ली जा रही है, सर्विस एंड मेंटेनेंस की फीस आपसे ली जा रही है, और भी एडवांस फीस है, मेंटेनेंस फीस है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फीस है। इन सब का फीस मिलाकर के 15 लाख आपसे लिया जा रहा है। मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख है, बाकी ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं आपको फ्लोर्स के साथ में, बिल्डिंग के साथ में, उसकी 15 लाख है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 50 लाख से कम हो गई, टीडीएस डिडक्ट मत कीजिए वहां पर। ये सारे केसेस आए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, यहां पर एक क्लॉज AA ऐड कर दिया कि कोई भी फैसिलिटी आप दे रहे हो, क्लब मेंबरशिप फीस है, कार पार्किंग फीस है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फीस है, मेंटेनेंस फीस है, एडवांस फीस और एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से इंसिडेंटल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे के सारे आपको कंसिडरेशन के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। यानी आपको कंसिडरेशन 60 लाख माननी पड़ेगी वहां पर, ना कि 45 लाख। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस एनी लैंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। अब यहां पर देखो क्या हुआ, कंफ्यूजन ये भी आ सकती है कि भाई हम तो पूरी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, हम तो खाली एक फ्लोर बेच रहे हैं। फ्लोर सिस्टम बहुत चलता है। अब जो हमारी मेट्रो सिटीज होती हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो यहां पे जाएंगे, यहां पे फ्लोर सिस्टम चलते हैं, फ्लैट्स चलते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत ना आए, कोई इशू ना आए, कोई क्वेरी रेज ना हो। यहां क्लैरिफाई कर दिया कि भाई इसके अंदर बिल्डिंग इंक्लूड होगी, एनी बिल्डिंग या उसका पार्ट ऑफ बिल्डिंग भी आ जाएगा। पार्ट ऑफ बिल्डिंग मतलब कोई फ्लोर आप बेच रहे हो, कोई फ्लैट आप बेच रहे हो, तो वो भी कवर किया जाएगा इस प्रोविजन के अंदर। ठीक है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब है, इसके लिए रेफर कर दिया इन्होंने सेक्शन क्लॉज नंबर 7 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 56। ये मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए आपको मेरा कोर्स के अंदर हमने, अगर आपने लिया है कोर्स के अंदर अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लीजिएगा, वो हेड पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, वहां पर रेफर कीजिएगा। चलिए सर, मूविंग फर्दर, क्रक्स निकाल के दूं 194 IA का, आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, अगर वो 50 लाख से ज्यादा है तो। ठीक है, ये पूरा क्रक्स 194 IA का निकल के आ जाता है। उसके बाद बारी आती है कि सर अब एक नॉर्मल टैक्स पेयर को आप बोलोगे टीडीएस की रिटर्न फाइल करना, तो भाई उसके लिए तो पॉसिबल है नहीं कि वो टीडीएस के लिए पहले 10 नंबर ले, फिर ट्रेसेस पे लॉगिन करे, इतने सारे कंप्लायंसेस करे, 24 की 26 की, कितनी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न्स होती हैं वो। एक नॉर्मल टैक्स पेयर को इतनी चीजें तो पता नहीं है, इसीलिए उनके लिए एक नया टीडीएस का फॉर्म लेकर के आया गया, जिसको बोला जाता है चालान कम स्टेटमेंट। चालान
कम स्टेटमेंट, यानी वो टीडीएस की रिटर्न भी होती है, टीडीएस की स्टेटमेंट भी होती है, और आपका चालान भी, टैक्स की पेमेंट भी आप उसी के थ्रू करते हैं। छोड़ो इसको, थोड़ा सा साइड में आओ। आप 26Q फाइल करते हो, एक रिटर्न होती है अदर देन सैलरी की, मैंने डिटेल में उसके रिलेटेड वीडियो डाली हुई है, कोर्स में भी है और यूट्यूब पे भी शायद वो पड़ी है। उसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, आपको पहले तो चालान बनाना होता है और टीडीएस की पेमेंट की जाती है चालान से, जो कि मंथली होती है। जनवरी मंथ का टीडीएस आप 7 Feb तक पे करोगे, दिसंबर का टीडीएस आप 7 Jan तक पे करोगे, तो टीडीएस की पेमेंट चालान के थ्रू की जाती है। लेकिन रिटर्न मंथली नहीं जाती है टीडीएस की, जो 26Q रिटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल की जाती है, ठीक है। तो वहां पर चालान हमारा अलग जाता है और उसकी जो स्टेटमेंट होती है, रिटर्न होती है 26Q भी, वो अलग जाती है। क्लियर है। लेकिन 26QB एक नया फॉर्म लेकर के आया गया, 26QB एक नया फॉर्म आया जो कि टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के लिए नया फॉर्म आया, और गवर्नमेंट ने बोला चालान भी यही है, स्टेटमेंट भी यही है, चालान कम स्टेटमेंट हमारा यहां पर आ जाता है, ठीक है। ध्यान से पहले एक बार समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। मैं आपको फाइलिंग दिखाऊंगा, 5 मिनट की फाइलिंग का काम होता है, बहुत सिंपल रिटर्न होती है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस में समझता हूं वो टैक्स प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट है, तो उनको प्रोविजंस के बारे में भी पता होना चाहिए, लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए। खाली फॉर्म फाइल करना सीखोगे भाई साहब, आपको यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट प्रोविजंस आपको नहीं पता होंगे तो दिक्कत होती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए फॉर्म 26QB के अंदर चालान और स्टेटमेंट वो सेम चीज होती है। जिसको पढ़िए, रूल नंबर 30 बोलता है, रूल नंबर 30 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, any sum deducted under section number 194IA shall be paid to the credit of the central government within a period of 30 days के अंदर। आपको 30 days कहां से, from the end of the month in which the deduction is made and shall be accompanied by a चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26QB। नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं कब तक आपको ये स्टेटमेंट 26QB फॉर्म फाइल करना होता है। आज हमारी डेट है 25 Jan 2023। कल है हमारा रिपब्लिक डे, तो 26 Jan को होता है, बट हमारी ट्रांजैक्शन आज हुई, आज हमने पेमेंट कर दी या करनी है या कर दी। 25 को हमारा एग्रीमेंट बना, 25 को हमने पेमेंट करनी है आज की डेट में सेलर को, ठीक है। टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना है मुझे, उसकी ड्यू डेट बताइए आप। टीडीएस अभी पढ़ के आए हम, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको 30 डेज within a period of 30 days from the end of the month in which the deduction is made। तो यानी डिडक्शन जिस दिन डिडक्शन हुई है 25 Jan को, 25 Jan को हमने पेमेंट कर दी, एग्रीमेंट भी हमारा सेम डेट पे है। अभी 194IA में पढ़ा था पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, हमारे केस में दोनों मान लीजिए 25 Jan को ही होते हैं। तो 25 Jan की लास्ट डेट, एंड ऑफ द मंथ क्या होगा बताइए, 31 Jan 2023। इसमें 30 डेज ऐड कर दीजिए प्लस 30 डेज, जो भी डेट आएगी इस पीरियड के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर 26QB फाइल करना है। क्लियर है, परफेक्ट, ये समझ में आ गया, ठीक है सर, परफेक्ट, ये समझ में आ गया कि कब तक हमको टीडीएस की डिडक्शन, इसकी डिडक्शन करके कब तक इसकी पेमेंट करनी है। अच्छा, मुझे एक आंसर आप देंगे, कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा जल्दी से। वैसे आंसर तो मैंने दे ही दिया यार, अब मैं क्या बताऊं, चलो फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। हाँ, ये नहीं बताया मैंने, बताओ सेक्शन नंबर 192, जैसे यहां पर हमने पढ़ा विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सैलरी का जो टीडीएस कटता है, सैलरी का टीडीएस का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है बताइए, पेमेंट के टाइम पे, क्रेडिट के टाइम पे, या पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। जो सेक्शन नंबर 192 के अंदर सैलरी की डिडक्शन की जाती है, उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टीडीएस डिडक्शन करने की लायबिलिटी कब आती है एम्प्लॉयर की, कि वहां एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, कब आती है। ये आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देकर के बताना है, ठीक है। चलिए, इसका जवाब मैंने आज के सेशन में नहीं दिया, तो ये आपको बताना है मुझे। चलिए नेक्स्ट, ये वाला रूल हमने पढ़ लिया, रूल नंबर 31। अब एक बार जब आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है। जब एम्प्लॉयर भी देता है टीडीएस सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉय को, बताओ कौन सा फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 16। क्या है फॉर्म नंबर 16? टीडीएस सर्टिफिकेट ही तो है, जो कि इतना पॉपुलर है। जब भी आपको कोई रिटर्न, मतलब वो तो हर एम्प्लॉय जानता है कि फॉर्म 16 क्या होता है, एम्प्लॉयर आपको इशू करता है। वो भी फॉर्म 16 क्या है, फॉर्म 16 है क्या, एक टीडीएस सर्टिफिकेट है जो कि एम्प्लॉयर इशू करता है अपने एम्प्लॉय को।
फॉर्म 16A भी होता है। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है तो आप फॉर्म 16A भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। फॉर्म 16A अदर देन सैलरी का जो टीडीएस होता है वो वहां पर फॉर्म 16A इशू करता है, और यहां पर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी मतलब यहां पर इंप्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, तो जो टीडीएस डिडक्ट कर यानी जो डिडक्टर है वो इशू करता है टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16A। यहां पर रूल 31 के अंदर बताया गया फॉर्म नंबर 16B, फॉर्म 16B इशू किया जाता है। कौन इशू करेगा? बायर, क्योंकि टीडीएस कौन काट रहा है? बायर काट रहा है, तो बायर फॉर्म 16B इशू करता है और किसको देगा? सेलर को देगा। सर क्या आप एक बायर नॉर्मल टैक्स पेयर भाई वो बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहा है या फिर कुछ और काम करता होगा जो बाय कर रहा है, उससे आप टीडीएस कटवा रहे हो, फॉर्म 26Q भी उससे फाइल करवा रहे हो, फॉर्म 16 भी इशू करवा रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट अभी मैं आपको पोर्टल पे जाके समझाऊंगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने नए फॉर्म्स इशू किए। 16B इसी पर्पस के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है क्योंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड टीडीएस सर्टिफिकेट है, और बिना 10 के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बताऊंगा मैं सारी चीजें, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। प्रैक्टिकल पार्ट भी आने वाला है, खाली थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, बट आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये 26Q भी आपको जो है जनरेट करना होता है। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 194 IA सेल फर्निश द सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट फॉर्म नंबर 16B टू पे विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द चालान कम स्टेटमेंट। चालान कम स्टेटमेंट की जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट क्या बोला सर आपने? अभी ऊपर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था? 25 को हमारी ट्रांजैक्शन हुई, हमारा जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकला 25 को हमारी टीडीएस की लायबिलिटी आ गई, मतलब 25 को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकला। तो टीडीएस कब तक पे करना है हमको? इस मंथ के लास्ट यानी 31 जनवरी थी प्लस 30 डेज, यही लिखा था मैंने ऊपर। अब फॉर्म नंबर 16B इशू करने की डेट बताइए, इसमें और ऐड कर दीजिए आप 15 डेज। 15 डेज जो भी आपकी डेट है, अब डेट में कैलकुलेट नहीं कर रहा भाई, इसके लिए आप बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, वहां से डेट कैलकुलेट कर लीजिएगा एग्जैक्ट डेट क्या होगी। तो प्लस 15 डेज इसमें और ऐड कर दीजिए। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है इसमें आपको फॉर्म 16B इशू करना है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूविंग फर्दर, हाउ टू जनरेट फॉर्म 16B, कैसे जनरेट होगा? अब ये तो खैर नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आपको कोर्स में मिल जाएंगे, कोर्स में कोर्स की वीडियो है वैसे, तो नीचे एक्सरसाइज फाइल होगी, वहां से इसको डाउनलोड कीजिएगा। 16B में आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, इसलिए यहां नहीं समझा रहा हूं। ओके, उसके बाद बारी आती है नोटिस फॉर नॉन फाइलिंग फॉर्म 26QB। क्या कर लेंगे? अरे गवर्नमेंट क्या कर लेगी भाई? मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, जाओ नहीं जमा करा रहा टीडीएस, मैं बायर हूं ना, मेरी ऑब्लिगेशन है टीडीएस डिडक्ट करने की, जाओ मैं कराता ही नहीं। क्या कर लेगी सरकार? कर क्या लेगी भाई? सरकार नोटिस भेज देगी, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाएगा आपके ऊपर। देखो क्या नोटिस आएगा। और सर नोटिस कैसे आ जाएगा भाई, किसको पता है भाई? रजिस्ट्रार ऑफिस जो है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सारी प्रॉपर्टीज जहां पर कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा का है या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है। तो आपकी रिपोर्टिंग जो रजिस्ट्रार है, जहां से रजिस्ट्री कराओगे, अब पक्के में रजिस्ट्री कराओगे भाई तो रजिस्ट्रार के पास जाओगे, बताओगे कि भाई इतने की है हमारी वैल्यू, साइन करोगे दोनों लोग, बोलो करते हैं नहीं करते हैं? तो वहां पर जो है रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नोटिफाई करता है कि इतने इन पर्सन ने, उनका पैन भी आपको देना होता है उस टाइम पे, इस पर्सन ने इतनी प्रॉपर्टी जो है वो की है। डिपार्टमेंट के पास नोटिफिकेशन जाती है कि भाई मैं बायर हूं, मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय की और मैंने टीडीएस उस पर काटा नहीं, तो उस सिचुएशन में मेरे को नोटिस इशू किया जाता है। तो नोटिस किस तरीके से आता है? द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसीव द एनुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफिस regarding the purchase and sale of property regularly. From this report, the department can figure out if you have made a property transaction exceeding 50 lakh rupees. If the buyer has not deducted TDS at the rate 1% or 0.5% of the transaction amount or not filed TDS within the specified time, the IT department will send you a notice to the buyer को issue किया जाएगा, क्योंकि buyer की liability होती है TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने की। ठीक है, नाउ अब जब डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा तो डिपार्टमेंट ऐसे तो बोलेगा नहीं कि खाली आप टीडीएस पे करो, टीडीएस भी पे करोगे, इंटरेस्ट भी पे करोगे, लेट फीस भी पे करोगे, और अगर डिपार्टमेंट का मूड थोड़ा ज्यादा खराब हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। समझ लो, ये चीजें कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे, सर ये चीजें कोई पढ़ाता ही नहीं है, पढ़ लो, समझ लो ध्यान से। लेट फीस क्या लगेगी, इंटरेस्ट क्या लगेगा, पेनल्टी क्या लगेगा। फॉर्म फाइल करने में क्या 5 मिनट में सीख जाओगे भाई, यूट्यूब पे देख लो, 5 मिनट की वीडियो मिल जाएगी बहुत लोगों की, देख लेना। अगर खाली फॉर्म फाइलिंग सीखना है, अगर बेसिक से लेकर लास्ट तक सीखना है तो मेरी वीडियो देखा करो सर। देखो सबसे पहले बात आती है इंटरेस्ट की।
कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैंने आपको क्या बताया अभी टीडीएस काटना होता है, एक ड्यू डेट तक आपको टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर नहीं पे करोगे तो ऊपर डेट मैंने हटाई तो नहीं, डेट में हटा देता हूं यार बाबा, ये रही टीडीएस काट के गवर्नमेंट को कब तक पे करना था, ये रहा प्लस 30 डेज, यानी 31 जैन प्लस 30 डेज के अंदर अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपको होश ही नहीं है, आपको कोई होश ही नहीं है, आपने टीडीएस काटा ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट में यहां पर 2 सिनेरियो बनती हैं, 2 सिचुएशन बनती हैं। एक केस तो यह बनता है कि मैंने टीडीएस तो काट लिया, टीडीएस काट करके मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 2 लाख रुपए का टीडीएस काटा, 1 करोड़ 98 लाख तो पे कर दिया, 2 करोड़ मुझे पे करने चाहिए थे गवर्नमेंट को टीडीएस काट करके, लेकिन मैंने वो अपने जेब में रख लिया। मैंने कहा दे दूंगा बाद में, अभी थोड़ा पैसे की दिक्कत चल रही है, मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट ही नहीं करा रहा। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई आपको 2 करोड़ की पेमेंट करनी थी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने बाई की और आपको पता ही नहीं था कि टीडीएस भी काटना होता है, आपने पूरे के पूरे 2 करोड़ की वहां पर पेमेंट कर दी है। तो भाई अब क्या होगा, अब तो दोनों में अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाता है। देखो अब पहला है नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस का मतलब क्या होता है, आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, अरे भाई मेरे को पता ही नहीं था कि टीडीएस काटा जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको 1% पर मंथ फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट, 1% पर मंथ का, पहले तो रेट बताओ कितना लगेगा, अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं है 1% पर मंथ का रेट लगाया जाएगा, पर मंथ के हिसाब से। कब से लेकर कब तक, ध्यान से सुनो, फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल या कलेक्टेबल टू द डेट ऑन विच टीडीएस इज एक्चुअली डिडक्टेड, यानी जिस दिन आपको एक्चुअल में टीडीएस डिडक्ट करना था उस डेट से लेकर टू द डेट जब आपने उसको एक्चुअल में डिडक्ट किया। सर यहां पर एक छोटी सी क्वेरी आ रही है, छोटी सी कंफ्यूजन माइंड में आ रही है, ये इसको पढ़ो ध्यान से एक बार, इसको पढ़ो। फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल या कलेक्टेबल, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वाज ड्यू, यानी टीडीएस जिस दिन ड्यू हुआ वो नहीं, टीडीएस जिस दिन डिडक्ट करना चाहिए था आपको वो। अच्छा, पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या थी, पेमेंट करने की ड्यू डेट आपकी यहां पर थी, इधर आओ ध्यान से देखो, मैं यहीं पे एग्जांपल लिख देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखिए 25 जैन, ठीक है, 25 जैन मुझे टीडीएस की पेमेंट कब तक करनी है, 25 जैन का जो लास्ट मंथ, इस महीने की जो लास्ट है 31 जैन से लेकर के और कब तक, प्लस ये 30 डेज हो गए, 30 डेज का टाइम हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट की जब बात आ रही है और मान लीजिए मेरे 30 डेज निकल गए, भाई मेरी तो मार्च अप्रैल मई नेक्स्ट ईयर आ गया, मैंने तो आज तक टीडीएस ये वाला डिपॉजिट ही नहीं किया, तो नॉन डिडक्शन, मैंने डिडक्शन नहीं किया था, तो 1% पर मंथ मुझको देना पड़ेगा फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल, टीडीएस इज डिडक्टेबल या कलेक्टेबल। तो टीडीएस कब डिडक्टेबल था, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी कब आई मेरी, मुझे आंसर दीजिए। यहां तो टीडीएस इस डेट तक तो मेरे को पेमेंट करनी थी, टीडीएस की पेमेंट करनी थी, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी मेरी 25 जैन को ही अराइज हो गई, 25 जैन को ही अराइज हो गई, तो टीडीएस 25 जैन से लेकर के, और जब आपने एक्चुअल पे किया, जब आपने एक्चुअल पे किया तो एक्चुअल पेमेंट इसके बाद ही है, इसके बीच में जितने भी मंथ्स हैं, मंथ्स सर पूरे मंथ नहीं हो रहे, पार्ट आ रहा है, पार्ट को भी कंप्लीट मंथ कंसीडर किया जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया कंप्लीट मंथ कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। इतने मंथ्स का निकालना है 1%, यानी मंथ तो ये आ गया 1% और यहां पर आपकी अमाउंट लिख दोगे आप, तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। पहला सिचुएशन तो ये थी कि जब आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया। दूसरी सिचुएशन थोड़ी सी और खतरनाक है भाई, आपने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया। अच्छा, पहले सिचुएशन में आपके पास एक क्वेरी माइंड में और आएगी, देखो क्योंकि मेरा काम है प्रैक्टिकल चीजें समझाना आपको। टीडीएस चलो आप यहां पे डिडक्ट कर दोगे, इंटरेस्ट तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा बायर को, इंटरेस्ट बायर को अपनी जेब से देना पड़ेगा क्योंकि ये बायर की गलती है, इंटरेस्ट सेलर से मत मांग लेना भाई, इंटरेस्ट तो बायर को देना पड़ेगा। लेकिन जो टीडीएस कटेगा, मान लो जो भी 2 करोड़ था, 2 लाख रुपए का टीडीएस था यहां पर, अब टीडीएस वो बायर अपनी जेब से थोड़ी देगा यार, टीडीएस 2 लाख रुपए का टीडीएस बायर अपनी जेब से देगा क्या। यहां तो पहला केस मैं बता रहा हूं ना आपको, जब टीडीएस डिडक्ट ही नहीं हुआ, तो यहां पर आपको सेलर से बोलना है कि सेलर मुझे 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए आपको सेलर से
लेने हैं और सेल आपको फिर पे करने हैं। ये आप अपनी जेब से नहीं, मतलब बायर अपनी जेब से नहीं देगा, सेलर से आपको वापस लेने हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट बायर को अपनी जेब से पे करना है, बायर को बियर करना पड़ेगा। क्योंकि जो टीडीएस है 2 लाख रुपए का टीडीएस तो सैलर के 26 एएस में आ जाएगा, बट इंटरेस्ट नहीं जाता। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बायर को बियर करनी पड़ेंगी, ये बायर की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो आते हैं, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। दूसरा केस देखिए भाई साहब, दूसरा केस है बड़ा जबरदस्त। 2 लाख रुपए मैंने काट तो लिए, 1,98,00,000 रुपीज दिए और 2 लाख रुपए अपनी जेब में रख लिए, पे ही नहीं किए। 6 महीने हो गए अब तक मैंने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किए। बोल रहे कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने बोला नोटिस भेजा, अब नोटिस आया तब तो पे करोगे। गवर्नमेंट ने कहा 1.5%। भाई तुम ज्यादा तेज चल रहे थे ना, सरकार का पैसा अपने पास लेकर के बैठे हो। 1 की जगह, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी, 1 की जगह 1.5% कर दो, 1.5% पर मंथ के हिसाब से टीडीएस दे देना आपको। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ पर ये कैलकुलेशन एक्सेल में की जाती है, वैसे जो कंपटीशन होती है ना, ये एक्सेल में कर लेना। सेकंड आता है हमारा लेट फीस। भाई लेट फीस भी तो लगेगी। लेट फीस कितनी लगाई जाएगी? देखो, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ नॉन फाइलिंग और रिटर्न फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26 क्यूबी, पेनल फीस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन नंबर 234E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 200 हैज बीन पेड फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ टीडीएस अमाउंट। 2 लाख रुपए का टीडीएस काटना था, अभी तक मैंने नहीं काटा। 200 रुपीज़, जितने डेज का डिले निकाल लो भाई साहब, आपका 10 दिन का डिले हुआ, 2,000 रुपये की 2,000 रुपये की फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, जितना टीडीएस है टीडीएस से ज़्यादा की ये लेट फीस नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 100 दिन का डिले हो गया, 100 डेज का डिले हो गया, तो ये फीस आपकी कितनी हो जाएगी? एक जीरो बढ़ा दो, एक और जीरो बढ़ाओ तो एक जीरो यहाँ, अब 2 लाख हो गया। तो 1000 डे, मतलब 1000 से 2 लाख रुपये मैक्सिमम यहाँ पर हमारे केस में जो लेट फीस होगी 2 लाख होगी। इससे ज़्यादा भले ही आप डिले कर लो, लेकिन आपकी लेट फीस 2 लाख रुपीज़ मैक्सिमम होगी, क्योंकि आपका टीडीएस जो है वो 2 लाख यहाँ पर निकल करके आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम फीस जो होती है वो सब्जेक्ट टू टीडीएस अमाउंट होती है, उतनी मैक्सिमम। और वैसे आप निकालोगे तो 200 रुपीज़ पर डे आपको, मतलब मैक्सिमम कैप लग जाता है, जितना टीडीएस का अमाउंट है वो आपका मैक्सिमम कैप होता है, और रेस्ट आप 200 रुपये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो सिंपल ईजी कैलकुलेशन होती है, यहाँ कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है। चलिए सर, मूविंग फर्दर, पेनल्टी। अब ये पेनल्टी वाला जो प्रोविजन है ये हमको दिया हुआ है 271H के अंदर, 271H के अंदर। बट मैं एक चीज़ नोटिफाई और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 271H जो है ये असेसिंग ऑफिसर या डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट के पास ये राइट होता है। हर सिचुएशन में डिपार्टमेंट इस पीनल प्रोविजन को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो पढ़िए यहाँ पर कब ये अट्रैक्ट होता है और कब अट्रैक्ट नहीं होता है। असेसिंग ऑफिसर में लेवी, पहली चीज तो यहां से क्लियर हो गई, में लिखा हुआ है, शेल नहीं लिखा हुआ। शेल अगर लिखा होता तो जैसे कि यहां पर आप पढ़ोगे लेट फीस आपके ऊपर चार्ज की जाएगी अगर आप लेट करोगे, तो यहां पर वर्डिंग जो यूज है वो इस तरीके से है कि आपको वो पे करनी ही करनी पड़ेगी। बट पेनल्टी जो है, ये वाली जो हमारी पेनल्टी है, पेनल्टी में वर्डिंग इस तरीके से यूज नहीं हुई शेल वाली। यहां पर एक राइट दिया हुआ है डिपार्टमेंट को, असेसिंग ऑफिसर को, कि पेनल्टी 271H के एट हिज डिस्क्रिप्शन दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन अ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ इज नॉट सबमिटेड टाइमली। पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन मस्ट बी मोर देन 10,000 एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 लाख रुपये। 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी यहाँ पर आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन और यहाँ पर है, however if TDS is deposited with fees and interest and statement is submitted within 1 year of the time prescribed, no penalty shall be levied। जो मैंने आपको ड्यू डेट बताई थी, अगर उसके 1 ईयर के अंदर अंदर आप डिपॉजिट कर देते हो, टैक्स की पेमेंट कर देते हो, इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हो, तो फिर ये 271H के जो प्रोविजन है वो नहीं लगेंगे आपके ऊपर। और उससे लेट होते हो तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी आपकी यहाँ पर भी लगाई जा सकती है। बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, तो नोटिस में ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन होती हैं। तो कंप्लाइंस करना बहुत ज़रूरी है इसका। और उसके बाद FAQs है, FAQs आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं आपको सारे FAQs नहीं पढ़वा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इन नोट्स के अंदर से। मैं चलता हूँ अब सीधा प्रैक्टिकल पोर्टल के ऊपर। सबसे पहले समझेंगे हम किस तरीके से आपको चालान कम स्टेटमेंट जो मैंने बताई, सबसे पहले तो आपको वो फाइल करनी होती है, उसके बाद में फॉर्म 16B आपको जनरेट करना होता है, वो सप्लायर को इश्यू करना होता है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, सीधा चलते हैं अपने पोर्टल के ऊपर और करते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट को कंटिन्यू।
चलिए सर, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले चलते हैं इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे एंड समझते हैं फॉर्म 26 क्यूबी किस तरीके से आप फाइल करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं कि आपके पास आज की डेट में दो ऑप्शन है 26 क्यूबी फाइल करने के। पहला ऑप्शन है कि आप अपने इनकम टैक्स पे लॉगिन कीजिए एंड वहां से आप फाइल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है जो हमारी टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क और टीडीएस चालान पे आप जाएंगे, जो एनएसडीएल की वेबसाइट थी हमारी, तो जहां से आप चालान बनाते थे पहले। आज की डेट में चालान बनाने के दो ऑप्शन है, तो 26 क्यूबी फाइल करने के भी दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो एक ऑप्शन आपका यहां पर आपको मिल जाएगा, ये रहा, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर 26 क्यूबी, ये वाला फॉर्म है वो। यहां से भी आप कर सकते हो, मैं दोनों जगह आपको एक बार गाइड कर देता हूं। प्रोसेस दोनों जगह सेम है, डिटेल्स दोनों जगह आपको सेम चाहिए होती है। तो वैसे यहां से मत कीजिएगा, यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इनकम, ये वाला जो है इनकम टैक्स पोर्टल, यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट के अंदर। अब लॉगिन अपने 10 नंबर से मत कीजिएगा। देखिए टीडीएस वैसे 10 नंबर से आपको लॉगिन करना होता है जब आपको टीडीएस की डिडक्शन करनी होती है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 194 IA फॉर्म 26 क्यूबी जो होता है वो आपको अपने पेन से फाइल करना होता है। आप पेन से फाइल करेंगे, ना कि अपने 10 से। तो यहाँ पे आपको जो लॉगिन करना है वो अपना पेन नंबर जो है उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इलिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करके दिखा देता हूँ। सो ये हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जाएंगे आप ई फाइलिंग के अंदर एंड ई फाइलिंग के अंदर आपको मिलेगा ई पे टैक्स। ई पे टैक्स पे आपको जाना है, अपने पैन नंबर से ही लॉगिन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद न्यू पेमेंट आपको दिख रही है, न्यू पेमेंट यहाँ पर ऐड करनी है। न्यू पेमेंट ऐड करने के बाद नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा नीचे 26 क्यूबी, सर्च कीजिए, ये रहा 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो 26 क्यूबी पे हम जो है प्रोसीड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। नाउ इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटो फिल होकर के आएंगी, और अगर आप यहाँ से कर रहे हो वन एंड द सेम थिंग है, बट यहाँ पर डिटेल ऑटो फिल होकर नहीं आती है, आपको सारी डिटेल मैन्युअली यहाँ पे डालनी पड़ती है। इसीलिए ये पोर्टल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले अब ध्यान से समझ लीजिएगा, अब हम फॉर्म फिल करना सीख रहे हैं। एप्लीकेबल टैक्स आ जाएगा इनकम टैक्स, टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो टीडीएस ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, 800 इसका हेड होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर, सेलर का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको डालना है, जो पर्सन सेल कर रहा है। तो सेलर मैं कौन हूं, मैं आपको पहले ये सिनेरियो थोड़ा सा समझा देता हूं। मैं हूं बायर, मैं बायर हूं, मैंने 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बाय की है और जो सेलर है उससे मैंने खरीदी है। तो यहां पे आपको स्टेटस अपना नहीं बताना, स्टेटस बताना है सेलर का क्या स्टेटस है। तो सेलर हमारा यहां पर रेजिडेंट है। उसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो आपकी डिटेल्स तो यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और उसके बाद वेदर मोर देन 1 बायर। नाउ अब होता क्या है इंडिया के अंदर, हम को ओनर वाला कंसेप्ट आपने सुना होगा, 2 ओनर मिलकर के भी जॉइंट ओनर जिसको बोलते हैं, वो कंसेप्ट भी इंडिया के अंदर चलता है। यहां पर क्वेरी ये आती है कि सर मान लीजिए 2 ओनर है, तो 2 ओनर के केस में हमको 2 26 क्यूबी फाइल करने पड़ेंगे। एक तो जाएगा जो मैं फाइल करूंगा, तो मैं अपने में जो कंसिडरेशन दिखाऊंगा 50% दिखाऊंगा, यानी 1 करोड़। दूसरा जो मेरा को ओनर होगा वो भी एक 26 क्यूबी फाइल करेगा, वो भी 1 करोड़ जो है अपने में कंसिडरेशन यहां पर दिखाएगा। एक क्वेरी आपके माइंड में और आ सकती है, टोटल कंसिडरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 80 लाख की थी, बट जब हम 50-50% के 2 ओनर हैं, 2 को ओनर हैं, मैं 40 लाख यहां पर मेंशन करूंगा, मेरा दूसरा पार्टनर है वो, दूसरा मतलब जो ओनर है जॉइंट ओनर, वो 40 लाख अपने 26 क्यूबी में। 40 लाख तो सर 50 लाख से कम हो गया, तो गलत आपने कंसेप्ट पकड़ा है। कंसेप्ट आपको पकड़ना है प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको देखनी है, ना कि जॉइंट ओनर का शेयर। वो तो मेरा शेयर है 40 लाख का, बट जो पूरी कंसिडरेशन उस प्रॉपर्टी की वो तो 80 लाख रुपए की है, तो आपको वैल्यू वो वाली देखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, प्लीज फिल अनदर फॉर्म 26 क्यूबी फॉर को बायर शेयर। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 लोगों ने मिलकर के खरीदी है, दोनों इक्वल पार्टनर है, 50-50% दोनों का शेयर है, तो मैं अपने 26 क्यूबी में 1 करोड़ और उसके ऊपर टीडीएस पे करूंगा, और दूसरा जो मेरा को ओनर है वो 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस पे करेगा। ये चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं, अदरवाइज आप यस करेंगे तो 2 26 क्यूबी फाइल करने पड़ेंगे आपको, एक अपना और एक अपने जो को ओनर है उसके रिस्पेक्ट में। हम नो करते हैं, नो के बाद यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
कंटिन्यू में अब आपको डालनी होती है सेलर की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको पेन डालना है सबसे पहले सेलर का। तो सेलर का जो पेन है वो मैं आपको इलिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये पेन। फिर आपको कंफर्म करना होता है ये पेन। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं लेना, यहाँ पे हमको मैन्युअली डालना पड़ेगा AV। अच्छा गाइज, मैं पहले एक क्लैरिफिकेशन और डिस्क्लेमर दे देता हूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर शो कर रहा हूं ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और मेरे को कोई इशू नहीं है यहां पर यूट्यूब पर इसको या अपने कोर्सेज के अंदर इसको शो करने में, तो किसी थर्ड पर्सन को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए यहां पे, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेलर का नेम आ जाएगा, कैटेगरी ऑफ पेन आ जाएगी, एड्रेस आपको यहां पर सेलर का डालना है। जो प्रॉपर्टी सेल हुई उसका एड्रेस नहीं डालोगे अभी आपको यहाँ पर जो डिटेल डालनी है वो सेलर की डालनी है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है मैंने आपको बताया नहीं है, मैं गाइड कर देता हूँ। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है बायर का और सेलर का, ठीक है। और साथ में TDS की अमाउंट अगर नेट बैंकिंग से पे करनी है तो या तो उनके नेट बैंकिंग से कराइएगा या उसको रिम्बर्स करवा लीजिएगा, वो जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको चाहिए बायर और सेलर दोनों का, वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एड्रेस जो भी है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर, और पोस्ट ऑफिस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी, मतलब मैं तो आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है वो यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके बाद ईमेल ID यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, सेलर की ईमेल ID यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद में जैसे बायर एक है इस तरीके से सेलर भी हो सकते हैं, जॉइंट सेलर, जॉइंट ओनर, जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो सकता है वो किसी दो पर्सन है, जॉइंट ओनर हो उसके, तो सेलर भी तो दो हो सकते हैं। तो अगर सेलर दो हैं तो उस केस में आपको यस करना है, प्लीज फिल अनदर फॉर्म फॉर को सेलर का शेयर। तो आपको उसमें किस तरीके से काम होगा, देखो अब ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत ही ध्यान से सुन लो। अब पहले जो मैंने बताया था वो बताया था बायर के रिस्पेक्ट में, जब दो पर्सन बाय कर रहे हैं तो 50% मेरा था, 50% मेरे पार्टनर का था, तो मैं 1 करोड़ अपने 26 क्यूबी में दिखाऊंगा, 1 करोड़ अपने जो भी पार्टनर है, जो को ओनर है, उसके 26 क्यूबी में दिखाऊंगा। सर एक क्वेश्चन और बता दो जो कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सेलर भी दो हैं, बायर भी दो हैं, सेलर भी दो और बायर भी दो। अब बताओ अब क्या होगा। इसके लिए मैं ना एक बार ना नोटपैड ले आता हूं, नोटपैड में समझा देता हूं, ये थोड़ा सा और टेक्निकल हो गया तो वहां समझते हैं एक बार नोटपैड में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सिनेरियो क्या है, थोड़ी सी चीज टेक्निकल, गलती मत करना सर। ये वाली जो फॉर्म होते हैं ना, है तो बहुत सिंपल, लेकिन क्या होता है गलती कर दोगे ना आप तो ब्लंडर हो जाता है इसमें, क्योंकि अमाउंट होती है ज्यादा बड़ी। चलिए सर कैलकुलेशन आपको मैं समझा देता हूं कि मैं किस कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना आपके पास एक ही बायर और एक ही सेलर होगा। देखो जनरली ऐसा ही होता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीपल बायर है और मल्टीपल सेलर है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। एग्जांपल लो, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है टोटल, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू है। सेलर दो हैं, एक तो मिस्टर ए है, सेलर एक तो मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। इसी तरीके से बायर की अगर मैं बात करूं, बायर में कौन कौन है, मान लीजिए एक तो मैं हूं विवेक, एक मेरा पार्टनर रजत, हम दोनों ने मिलकर के ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की अपने ऑफिस के लिए खरीदी। बोलो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आता है 26 क्यूबी कौन फाइल करेगा, तो भाई 26 क्यूबी तो बायर फाइल करता है, यानी विवेक भी फाइल करेगा और रजत भी फाइल करेगा। यस, अगर दो बायर है तो दोनों को फाइल करना होगा। विवेक कितने 26 क्यूबी फाइल करेगा बताइए, ध्यान से सोच के बताइएगा। मिस्टर ए के लिए भी फाइल होगा, मिस्टर बी के लिए भी फाइल होगा, यानी विवेक मिस्टर ए के लिए भी फाइल करेगा और मिस्टर बी के लिए भी फाइल करेगा, ठीक है। इसी तरीके से रजत भी मिस्टर ए के लिए फाइल करेगा और मिस्टर बी के लिए फाइल करेगा। टोटल 4 26 क्यूबी आपके फाइल होंगे इस वाले केस में। 2 आपको करने हैं मिस्टर विवेक के पेन में लॉगिन करके, 2 करने हैं मिस्टर रजत के पेन के अंदर लॉगिन करके। बोलिए क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर 3 बायर होते सर, तो 3 बायर होते तो उस तीसरे के रिस्पेक्ट में भी वो भी दो इशू करता, टोटल 6 आपके 26 क्यूबी जाते। लेकिन अभी हमारे 4 जाएंगे, 2 विवेक इशू करेगा, 2 रजत इशू करेगा। सिंपल एग्जांपल है। अब एक चीज जो आपको जानना और जरूरी है, परसेंटेज या रेशियो कितना है, मिस्टर ए का शेयर कितना है, मिस्टर बी का शेयर कितना है, और यहां पे बायर के अंदर विवेक का शेयर कितना है और रजत का शेयर कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जाने बिना हम कैलकुलेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
सिंप्लिसिटी के लिए मैं खाली यहां पर लेकर के चल रहा हूं कि इक्वल इक्वल है, ओनली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रैक्टिकली देखोगे तो भाई वहां पर अलग अलग रेशियो भी बन जाते हैं। 30% कोई, किसी का 30%, किसी का 50%, किसी का 80%, 80-20 का बनता है रेशियो, कहीं 60-40 का रेशियो बनता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं 50%, यानी 50% इसका शेयर है, 50% इसका शेयर। सेलर में दोनों ज्वाइंट ओनर है, इक्वली दोनों ज्वाइंट ओनर, दोनों का शेयर इक्वल इक्वल है। और यहां पर भी बायर में मिस्टर विवेक का भी 50% है और मिस्टर रजत का भी 50% है इस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर। बोलिए, क्लियर एग्जांपल है। तो मिस्टर विवेक के शेयर में कितनी आएगी प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन? 1 करोड़ का कंसिडरेशन विवेक ने पे किया होगा, ये तो सिंपल है। 1 करोड़ का रजत ने पे किया होगा। अब इसको मिस्टर ए और मिस्टर बी में डिवाइड करना, ये मैं आपको कंप्यूटेशन बता रहा हूं, ये एक्सेल में की जाती है वैसे, बट एक्सेल में अभी मेरे पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा यहां पर आपको समझा देता हूं। इसी तरीके से आप एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे और उस कंप्यूटेशन के बेसिस पर आपको फाइल करने पड़ेंगे ये सारे 26 क्यूबी। ठीक है, मिस्टर विवेक मिस्टर रजत का 1 लाख और 1 लाख रुपए का शेयर आ गया। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी के शेयर में बांटना पड़ेगा। इनका शेयर भी इक्वल ही है, इनका शेयर भी इक्वल ही है। अगर इनका शेयर कम ज्यादा होता तो आपको कम ज्यादा के रेशियो में बांटना था, लेकिन हमारे केस में मैंने सिंप्लिसिटी के लिए आपको इक्वल शेयर लिए हैं। तो रजत भी 50%, 50%। बोलिए कितना आएगा? 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। ठीक है, इसका 1%, 1%, 1%, 1%, कितना आ गया? 50,000 आ गया। 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000। क्लियर हो गया? इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। सर अगर ये रेशियो चेंज हो जाता तो, या फिर सेलर ज्यादा हो जाते तो, या बायर ज्यादा हो जाते तो कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे ही बायर ज्यादा हो जाएंगे, सेलर ज्यादा हो जाएंगे, रेशियो चेंज हो जाएगा, ये पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। आपको एक्सेल में ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी चेक करके। ये बताता है कोई यूट्यूब पे? बताता है कोई? नहीं बता सकता ना भाई, क्योंकि लोग खाली किताबें पढ़ पढ़ के करते हैं। जब करोगे ना काम तब पता चलेगा भाई इसमें क्या करें यार, यहां तो फंस गए। तो जब करते हो काम तब आपको पता चलता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। ये आपको रेशियो में इस तरीके से ये चीजें बांटनी पड़ती है। और फिर मिस्टर विवेक जो है मिस्टर ए को एंड मिस्टर बी को क्या इशू करेगा? क्या इशू करेगा? फॉर्म 16B। और मिस्टर रजत जो है मिस्टर ए को मिस्टर बी को क्या इशू करेंगे? फॉर्म 16B इशू किया जाएगा। अच्छा सर, कि आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे? अच्छा ठीक है, ठीक है। कितना टीडीएस कटना चाहिए मुझे आंसर दीजिए भाई। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितना टीडीएस कटना चाहिए? 2 करोड़ का 1% टीडीएस कटना चाहिए। कितना हुआ? 2 लाख रुपए का टीडीएस इस ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को जाना चाहिए। बोलिए यस और नो? यस सर। मैंने आपको केस दिया, यहां पर 426 क्यूबी फाइल हुए, 426 क्यूबी। बताओ 50,000 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना आता है टोटल? 2 लाख रुपये। यानी इस ट्रांजेक्शन के ऊपर 2 लाख ही कटा है। बट क्योंकि रेशियोज अलग अलग बट गए, सेलर भी 2 थे हमारे, बायर भी 2 थे हमारे, इसीलिए यहां पर 426 क्यूबी हमको फाइल करने पड़ गए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूं ये कैलकुलेशन आपको समझ आए। ये कैलकुलेशन समझ गए ना भाई? वो सब तो कुछ नहीं है फॉर्म में भाई। फॉर्म में क्या पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ये सीखना है हो क्या? ये सीखो ना, ये चीज होती है सीखने वाली। ठीक है, ये कैलकुलेशन आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी कि मेन ये कैलकुलेशन ही होती है। मूविंग फर्दर अपने फॉर्म की तरफ कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म में जहां पर थे मैं आपको समझा रहा था, यहां पर हम नो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके केस में यस है तो वो एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कैसे आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको उसमें कोई क्वेरी आती है ना तो डिस्कस कर लीजिएगा मेरे से। आगे हम इसमें क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे सर। कंटिन्यू करने के बाद में अब डालनी होती है हमको प्रॉपर्टी से। स्टेप होते हैं, देखो बहुत सिंपल स्टेप है। ये फॉर्म तो यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, इसमें तो मैं क्या ही आपको समझाऊं। प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी होती है आपको। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? लैंड है या बिल्डिंग है? मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था 194IA की एक्सप्लेनेशन में। फ्लोर, फ्लैट, बिल्डिंग वो भी कवर होते हैं, लैंड भी कवर होती है 194IA में। तो बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी केस है आप उसके अकॉर्डिंग यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके अलावा सर अगर दोनों है तो भाई लैंड भी खरीदी, देखो कोई नई प्रॉपर्टी है, बिल्डर से हम खरीदने, बिल्डर ने लैंड खरीदी थी, बिल्डर ने उस पर बिल्डिंग बना दी, हमने पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली। अब पूरी बिल्डिंग में लैंड भी आ गई हमारे पास, बिल्डिंग भी आ गई, तो भाई वहां पे उसको बोला जाता है बिल्डिंग ही आपने खरीदी है, तो बिल्डिंग आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, लैंड का मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये निकलता है जब कोई आपने खाली प्लॉट खरीदा, जैसे खाली प्लॉट के केस में आप यहाँ पर लैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक एड्रेस पुट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये एड्रेस आ गया, पोस्ट ऑफिस
अरे यार एरर वेरर मत दो भाई तुम। 1100 पोस्ट ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो पोस्ट ऑफिस आ गया। एरिया लोकेलिटी मतलब ये आप अपने अग्रीमेंट में भी लिखा होता है वैसे चीज़ें, आप रजिस्ट्री देखोगे रजिस्टर्ड डीड उसमें भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। डेट ऑफ अग्रीमेंट या डेट ऑफ बुकिंग। बुकिंग का मतलब क्या होता है? अरे भाई बुकिंग जैसे आप बुक कराने जाते हो, हम आपने दे दिया 10 लाख रुपए अभी दे दिए, बाकी 2 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी है, बाकी का पैसा आप बाद में दोगे, अभी आपने नहीं दिए। उस सिचुएशन में डेट ऑफ एग्रीमेंट या डेट ऑफ बुकिंग यहां पर लिखनी होती है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट मान लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 25 जैन का, आज का हमारा एग्रीमेंट की डेट है 2 करोड़ ओनली प्रॉपर्टी की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट मेड टू सेलर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट मेरा है कितना? 25 को, और मेरे को डेट ऑफ डिडक्शन 25 जनवरी 2023। ठीक है। अब यहां पर देखो पेमेंट टाइप आपको दिख रहा होगा। पेमेंट टाइप मैंने आपको 2 केस बताए। एक बताया उसको बोला, जब मैंने पूरा 2 करोड़ रुपए पे कर दिया उसको बोला जाता है लमसम मेथड। पढ़ा है लमसम मेथड? सारा अमाउंट एक बार में दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है लमसम पेमेंट। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। मेरा जो केस है ना वो इंस्टॉलमेंट वाला है। अच्छा कंफ्यूज मत करा करो, मैंने तो सर 2 करोड़ रुपए का घर लिया है, 10 लाख रुपए ही दिए खाली, 1 करोड़ 90 लाख का तो लोन कराया था, उसकी तो ईएमआई जाएगी, तो वो भी तो इंस्टॉलमेंट हो गया। नहीं, दैट इज नॉट इंस्टॉलमेंट। आपने सेलर को कितने रुपए दिए? आपने पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए दिए, 10 लाख रुपए आपने अपने पास से दिए, 1 करोड़ 90 लाख रुपए का आपने लोन लेकर के सेलर को दिया है। ठीक है, उसको लमसम में ही बोला जाएगा। लोन को मत कंसिडर कर लेना इंस्टॉलमेंट। लोन का मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं होता। इंस्टॉलमेंट का मतलब जो मैंने आपको पहले वाला केस बताया था अपना, कि भाई 2 साल के बाद पोजेशन मिलेगी, 10 लाख में बुकिंग करा लो, बाकी 6-6 महीने में 50 लाख 50 लाख 50 लाख, फिर 40 लाख दे देना, एंड 2 साल के बाद पोजेशन ले लेना। वो होता है इंस्टॉलमेंट वाला मेथड। इंडिया के अंदर दोनों ही बहुत चलते हैं भाई, दोनों ही चलते हैं। गुड़गांव साइड जाओगे आप, कहीं मुंबई साइड जाओगे, आपको पोजेशन 2 साल बाद देंगे, और ये वाला कंसेप्ट भी चलता है, लमसम वाला कंसेप्ट भी चलता है। सर दोनों समझा दो एक बार, दोनों। ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट वाला ले लेते हैं। 10 लाख की हमने बुकिंग अमाउंट दी, 50-50 लाख की हम इंस्टॉलमेंट देंगे। इंस्टॉलमेंट में हमने क्लिक किया। इंस्टॉलमेंट में क्लिक करने के बाद में हमसे पूछेगा वेदर इट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्या ये लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने दी है? भाई मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट थोड़ी, मैं तो बुकिंग के 10 लाख रुपए दे के आया हूं, 10 लाख रुपए बुकिंग के दे के आया हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं, नो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है टोटल अमाउंट पेड या क्रेडिटेड इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स इफ एनी। क्योंकि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है इंस्टॉलमेंट, मुझे बताना पड़ेगा कि क्या मैंने आज से पहले कोई इंस्टॉलमेंट दी है। तो हमारा केस क्या था? मैं तो बुकिंग का 10 लाख रुपीस खाली दे करके आया हूं, तो यहां पर मेरे को 0 ही रहने देना है। लेकिन ध्यान से सुन लो, मान लो मैं अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दे करके 10 लाख रुपए बुकिंग के, 10 लाख रुपीज इज फॉर बुकिंग, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज फॉर 50 लाख रुपीज। तो अब मैं 50 लाख रुपए दे करके आया हूं, तो मेरे को दोबारा से 26 क्यूबी भरना पड़ेगा। 10 लाख पे मैंने पहले भी भरा होगा, दोबारा मैं 50 लाख पे दोबारा से भरूंगा, दोबारा यहां पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डालूंगा। बोलो कितनी अमाउंट हमने अभी तक पे कर दी है? 10 लाख का जो हमने पे किया था बुकिंग पे अमाउंट, वो डालना है जब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे करने जाओगे। जब दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करने जाओगे तो आपने 50 लाख की एक इंस्टॉलमेंट दे दी है, 10 लाख रुपए बुकिंग के दे दिए, टोटल 60 लाख रुपीस दी, तब आप यहां पर 60 लाख रुपीस डालोगे। ध्यान से करेक्ट अमाउंट डालना, वरना नोटिस आ जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, तो हमारा केस क्या था? हमारा केस ये था कि मैं यहां पे 0 मेंशन करूंगा, क्योंकि मैं अभी बुकिंग का पैसा खाली 10 लाख रुपीस देकर के आया हूं। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट पेड या क्रेडिट करेंटली। करेंटली का मतलब अभी ये जो फॉर्म भर रहे हो इसमें कितना आपने पे किया, 10 लाख रुपीस, जो हम एग्जांपल हमारा चल रहा है, तो यहां पर हम 10 लाख रुपीस यहां पर मेंशन करेंगे। टीडीएस कितना डिडक्ट होगा 10 लाख के ऊपर? 10,000 रुपये का, और हमको 10,000 का टीडीएस यहां पर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को दूसरा केस भी समझाना है। भाई रुक जाओ, ये तो मैंने आपका केस डिस्कस कर लिया। मेरी ऑडियंस हो सकता है ऐसी हो जो लमसम पेमेंट वाली हो, उसके लिए उसका भी तो ख्याल रखना है मुझे। लमसम पेमेंट बहुत सिंपल है, लमसम पेमेंट में इतने झंझट नहीं करने हैं आपको। लमसम पेमेंट में आपको लमसम पे क्लिक करना है। लमसम पे क्लिक करने के बाद में ये आपका हाइड हो जाएगा। नीचे आओगे, वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन सेल कंसिडरेशन। ये मैंने आपको देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन सेम ही होती है,
तो यहाँ पर हम नो करेंगे। उसके बाद ये आपका फिर हाइड हो जाएगा। और अमाउंट पेड या क्रेडिट, कितना अमाउंट पे किया, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, पूरा का पूरा 2 करोड़ हमने पे किया। टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी हमारी यहां पर 2 करोड़ रुपए थी। ठीक है, 2 करोड़ के ऊपर टीडीएस अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज का टीडीएस हमारा यहां पर आ जाएगा। बोलिए सर, समझ में आया? दोनों के समझ में आए? इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट हो रही है तो किस तरीके से फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना है, अगर आपकी लमसम पेमेंट हो रही है तो किस तरीके से 26 क्यूबी फाइल करना है। गलती मत करना। काफी बार मैंने देखा यहां पर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रही है, लमसम पे जाकर के पूरा अमाउंट डाल देते हैं। अबे भाई, जब पेमेंट उसने 10 लाख की है, तो 2 लाख रुपए का उसका टीडीएस पे करवा रहे हो, क्या मतलब मजाक चल रहा है? 20% टीडीएस? नहीं नहीं, कहाँ यार, 10 लाख की उसने पेमेंट, 10 लाख की मैं पेमेंट करके आ रहा हूँ, 2 लाख का टीडीएस पे करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए स्ट्रक्चर, ये फॉर्म का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाया है। करेक्टली फाइल कीजिएगा। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है तो इंस्टॉलमेंट, और लमसम में है तो लमसम। और जो ईएमआई लोन होता है ना भाई, ईएमआई लोन से डिसाइड मत कर लेना कि वो लमसम है कि वो है। आपको अग्रीमेंट देखना होता है, सेल्स डीड देखनी होती है, उसमें क्लियरली लिखा होता है। जो अग्रीमेंट होता है ना आपका बिल्डर के साथ में, उसमें लिखा होता है इतनी इतनी ईएमआई इस डेट तक ड्यू हो रही है आपकी। उसको देख करके ये चीज काम करने होते हैं आपको। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन ये भी मांग लेना, सेल्स डीड और रजिस्टर्ड डीड। मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे, सेलर बायर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्लस ये एग्रीमेंट भी मांग लेना बायर और सेलर का, या सेल्स डीड। उसके बाद में मान लीजिए अब इस केस को हम कंटिन्यू करते हैं। लमसम वाला केस है, 2 लाख रुपीज का टीडीएस देना है। कंटिन्यू करेंगे आप। कंटिन्यू करने के बाद में नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दीजिए, सबसे बेस्ट मेथड रहता है। वरना एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है इसका पे द काउंटर पे करके चालान बैंक में लेकर के जाएंगे, और बैंक फिर उसको बैंक के थ्रू आपको यहाँ इसका चालान मिलता है। वरना ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन तो आपका मिनट्स के अंदर, जो भी आपका नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो वो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लो, पेमेंट गेटवे से करना चाहते हो पेमेंट गेटवे से कर लो। वैसे सबसे बेस्ट जो रहता है वो नेट बैंकिंग रहता है। पेमेंट कर दो, पेमेंट हो जाएगी, चालान जनरेट होकर के आ जाएगा आपका। चालान क्या होता है सर? चालान में डिटेल्स होती हैं। चालान का सीरियल नंबर होता है, बीएसआर कोड होता है, डेट होती है, अमाउंट होता है, उसमें लिखा होगा कि आपने इतनी टैक्स की पेमेंट कर दी है। और जैसे ही वो पे होगा तो आपका ये पूरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन रुको, अभी वीडियो खत्म भी नहीं हुई, अभी आपका काम भी खत्म नहीं हुआ। पेमेंट हो गई, चालान अब मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा भाई, मैं तो एग्जांपल के लिए दिखा रहा था आपको। है मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना सर 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दो एग्जांपल के लिए। एग्जांपल के लिए मैं 2 लाख का पेमेंट तो नहीं करने वाला हूं। हाँ, लेकिन प्रोसेस पूरा समझाऊंगा भाई, रुके रहो मेरे साथ बने रहो, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जब बोला है वीडियो मेरी लंबी होगी सर, मेरी वीडियो ना तुम ये मत सोचना 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, लंबी होगी, क्योंकि जब तक मैं अंदर तक नहीं घुसूंगा ना चीज के, मेरे को नहीं मजा आता भाई, मेरे को नहीं मजा आता। तुमको दूसरी की देखनी जाकर कहीं और देख लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरी वीडियो देखोगे तो अंदर तक घुस जाऊंगा भाई मैं तो। चलो, चालान पेमेंट हो गई, क्योंकि और ये ना गलती हो जाती है भाई, इसमें गलती हो जाती है, मैंने देखी है, मेरे पास भुगते हुए आए हैं लोग। क्योंकि इसमें अगर एक बार गलत पेमेंट हो गई तो भाई 2 लाख की पेमेंट हो गई, अब क्या उसको एडजस्टमेंट करो, ठीक करो, वो चीज़ आपको बाद में बताऊंगा। खैर, आगे का प्रोसेस सुन लीजिए। सर, चालान की पेमेंट हो गई, आपने क्या क्या कंप्लाइंस कर दिया, आपने 26 क्यूबी फाइल कर दी, चालान फाइल कर दिया, ये कंप्लाइंस आपका हो गया। ठीक है, अब आपको इशू करना है फॉर्म 16B। याद है फॉर्म 16B विद इन 15 डेज ऑफ ड्यू डेट आपको इशू करना होता है। सर, फॉर्म 16B कैसे इशू करेंगे वो भी तो बताओ। चलो, ये आपका चालान फाइल हो गया। आपको एक चालान में ना चालान सीरियल नंबर भी मिलेगा। अब उस जो भी चालान आपको मिले ना उसको अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, उसी से आप करेंगे। अब आपको जाना होता है ट्रेसिस की वेबसाइट पे। सर, ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाकर के क्या करेंगे, ट्रेसिस लॉगिन आ जाइए। एनआरआई पे पहुंचा रहा है, इंडिया के यूजर को मत दिखा दियो। ये ट्रेसिस की वेबसाइट को, सर ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, कुछ भी प्राइवेट वेबसाइट नहीं खोल रहा हूं मैं। ट्रेसिस की वेबसाइट से हम अपना टीडीएस की जो चालान वगैरह होते हैं, टीडीएस की रिटर्न्स होती हैं वो फाइल होती हैं, और जो फॉर्म 16 और 16A 16B आज का हमारा पॉइंट है, वो भी यहीं से जनरेट होगा। कहाँ जाओगे, इधर देखो राइट हैंड साइड में लॉगिन दिख रहा होगा, लॉगिन। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। लॉगिन तो कहाँ से करोगे, जब पहली बार आए हो तो लॉगिन कैसे कर लोगे, रजिस्टर करोगे। रजिस्टर में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, डिडक्टर है, टैक्स पेयर है, पीएओ है, ये है वो है। आपको क्या सेलेक्ट करना है, टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, टैक्स पेयर। सो यहाँ पर आपको ये बेसिक डिटेल्स अपनी डालनी है, ध्यान से देख लीजिए। पैन डालेंगे आप, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वेरिफिकेशन कोड, एंड उसके बाद आपको
प्रोसीड करना होगा। मैं प्रोसीड करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा पैन ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा है, तो मेरे को एरर शो करेगा। मेरा पैन भी है, 10 भी है, तो मैं अपना पैन डाल के नहीं दिखा सकता, और दूसरे का पैन मैं डालूंगा तो यूट्यूब वाले मेरी वीडियो हटा देते हैं भाई। तो मैं प्रोसेस समझा देता हूँ क्या होगा आपका। डिटेल्स डालो, प्रोसीड करो, प्रोसीड के बाद में जो भी आपके आगे के स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करो। बेसिक स्टेप्स हैं, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। सो एक बार आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर बन गया तो आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए ट्रेसिस के पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद में आपका यहाँ पर, वैसे मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, आपको बता देता हूँ, इधर डाउनलोड का एक सेक्शन आता है। डाउनलोड के सेक्शन में आपका 16B आ रहा होगा, 16B पे क्लिक करना। चालान का सीरियल नंबर आएगा, जो चालान की पेमेंट हमने की थी यहाँ से, इसका सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर वहां पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद नीचे दिखाएगा रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा 16B जनरेशन की। रिक्वेस्ट आप एक बार डालेंगे, 2 से 3 दिन लगते हैं रिक्वेस्ट के बाद उसको अप्रूव होने में, और उसके बाद आपका फॉर्म 16B वहां पे जनरेट हो जाएगा। दोबारा से जाना सबमिट रिक्वेस्ट में, वहां पे आप देखोगे तो आपका अवेलेबल फॉर डाउनलोड आ जाएगा, एंड वहां से आप 16B डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, मैं लॉगिन करके अभी नहीं दिखा पाऊंगा, बट आप समझ लीजिए। लॉगिन करके, और इनकम टैक्स से लॉगिन, आपका पैन से लॉगिन होगा। यहाँ पे आपको 10 नंबर की जरूरत नहीं है, पैन से लॉगिन करके डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म 16B, और वो 16B आप शेयर कर दीजिए सेलर के साथ में। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है फॉर्म 16B को जनरेट करने का एंड सेलर के साथ में शेयर करने का। और ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्म 16B भी आपको शेयर जरूर करना है सेलर के साथ में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेरी और आती है कि सर जो सेलर है उसके 26 AS में कितने दिन में रिफ्लेक्ट होता है? तो उसके 26 AS में 7 डेज के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब आप चालान बनाओगे, चालान बनाने के 7 डेज के बाद, जो 7 डेज के बाद में जो है 7 डेज का टाइम पीरियड लगता है, उसके बाद में वो 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का। एक बार मैं ब्रीफ अच्छा, एक चीज और मेरी मिस हो गई, मैं आपको बता देता हूं जाते जाते। गलती हो गई सर, 26QB गलत फाइल कर दिया, गलत टीडीएस की पेमेंट कर दी, गलत कंसिडरेशन की अमाउंट डाल दी, अब क्या करें? तो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट प्रोसेस आया है इसमें। मैं ट्रेसिस की वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूं एक बार। होम पे आप जाएंगे, यहां पे नीचे देखेंगे, आपको मिलेगा यहां पर 26QB करेक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो इनेबल कर दी गई है। किस तरीके से आपको करना है, सिंपल स्टेप्स हैं। ये मैंने वर्ड फाइल है, डाउनलोड भी की हुई है मैंने, देखिए इसको देखिए। 26 की भी करेक्शन कैसे होगा आपका, इसको भी ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सर गलत अगर हमने फाइल कर दिया है तो किस तरीके से यहाँ पर आपको काम करना होगा। 26QB करेक्शन फंक्शनैलिटी हैज बीन इनेबल्ड। टैक्स पेयर लॉगिन जाना है आपको, टैक्स पेयर लॉगिन पे क्लिक करना है। 26QB पे आप फाइल करेंगे। लॉगिन जब आप करोगे ना, यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर एक बार हो गया, उसके बाद लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे डिडक्टर पे मत क्लिक करना, टैक्स पेयर पे क्लिक करना। टैक्स पेयर पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आपका पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो पहला स्टेप हो गया आपका। इधर आइए, अब देखिए लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है ऑनलाइन, 26QB के अंदर जाना है ऑनलाइन करेक्शन में। बायर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन ओनली सबमिट रिक्वेस्ट, और ऑब्वियसली बात है बायर टीडीएस काटता है, बायर 26QB फाइल करता है तो बायर ही करेक्शन की रिक्वेस्ट यहाँ पर डालेगा। प्लीज रेफर द चेकलिस्ट बिफोर डिस्प्लेइंग। चेकलिस्ट रेफर कर लीजिएगा। डिफॉल्ट समरी एंड जस्टिफिकेशन रिपोर्ट विल बी अवेलेबल इन 26QB ऑफ आपके बायर लॉगिन। जब आप लॉगिन करोगे 26 जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आपकी वहां पर आ रही होगी। When it is an CPC generated demand in 26QB, the same should be paid through demand payment link in TIN NSDL only। ध्यान रखिएगा, आप अगर CPC ने जनरेट करी है आपकी डिमांड तो वो आपको पे करनी है TIN NSDL के लिंक पर। यहां पर क्लिक करके आप इसका और प्रोसेस भी जो है देख सकते हैं। हमको प्रोसेस यहां पे समझाया होगा किस तरीके से इसकी पेमेंट होगी। ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिमांड यहाँ पर रेज हो रही होगी। डिमांड में आपको जाना है एंड वहाँ पे उसकी जो भी अमाउंट है वो करेक्शन करनी है, जो पेनल्टी लेवी की गई है या जो भी इंटरेस्ट लेवी किया गया है, तभी तो नोटिस आया है, वो आपको यहाँ पर पे करना है। उसके बाद में द लिंक इज अवेलेबल इन क्विक लिंक्स टीडीएस प्रॉपर्टी ऑन सेल प्रोसीजर पेमेंट ऑफ डिमांड ऑफ सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपकी वो पेमेंट का लिंक आ रहा होता है। तो वहाँ से आप इनकम टैक्स पोर्टल पर भी वो लिंक था, बैक करके मैं दिखा दूंगा, जहाँ हमने सेलेक्ट किया था ना पे टैक्स पे जाकर, उसके बगल में ही था डिमांड रेज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहाँ से आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो आपको करना होता है। अगर आपको कोई रिवीजन करनी है इसके लिए, रिवीजन का वैसे मैं एक सेपरेट सेशन भी बना दूंगा आपके लिए,
जब कोई एक्चुअल क्लाइंट होगा उसके डेटा के बेसिस पे मैं आपको रिवीजन वाला पॉइंट किस तरीके से 26B में होता है उसका एक प्रैक्टिकल सेशन मैं अलग से बना करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। ब्रीफली मैंने आपको फिर भी यहाँ पर वो कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से वो काम होता है। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा। आज का पूरा सेशन हमने थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल सारी चीज समझी, A to Z ऑफ टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। मैंने आपके साथ मल्टीपल केस स्टडीज डिस्कस की, कैलकुलेशंस डिस्कस की, पोर्टल पे कैसे फाइलिंग करनी है वो डिस्कस किया, फॉर्म 16 भी कैसे जनरेट करेंगे वो डिस्कस किया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।